Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject essays and our topic is chapter number 17 Economics Problems and Challenges, जिसके अंदर हम पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट क्या है उसके बारे में देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो पॉवर्टी है यानी कि गरीबी रेखा है वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। जो अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं अभी हम चैप्टर की एंडिंग में हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम देख रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट वो है जो देखें तो 15 से लेके 60 साल के जो लोग होते हैं फिर भी उनके अंदर कार्य करने की क्षमता तो होती है, पर उनके द्वारा जो कार्य उन्हें मिलना चाहिए वो कार्य उन्हें नहीं मिल सकता है। उसके कारण क्या होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट की यानी कि बेरोज़गारी की ओर वो बढ़ते हैं, जिसके कारण ये जो बेरोज़गारी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी है। अब यहाँ पे हमने बेरोज़गारी के कुछ ऐसे स्वरूप देखे थे, कुछ ऐसे टाइप्स के जो बेरोज़गारी है यानी कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि ये सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट क्या है, फिर फर्टिकेशन एम्प्लॉयमेंट क्या है, स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद डिजाइगेट एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे एम्प्लॉयमेंट के द्वारा हमने देखा था हर एक जगह पे। आज हम पूरे विश्व में देखें तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो आज इतनी तरह से सभी जगह पे मशहूर हो चुका है, जिसके कारण क्या हुआ है कि ये जो गरीबी की रेखा है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी है। अब यहाँ पे एक इसके द्वारा एक लाइन भी बनी थी कि जिसके कारण गरीबी है। गरीबी क्यों आई? क्योंकि बेरोजगारी आई। क्लियर। इसके बाद हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स दिखे थे जिसके अंदर हमने देखा था कि भारत के अंदर ये जो बेरोजगारी है यानी कि परपेट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जिसके अंदर हमने देखा था कि हर एक 2011 की जब बस्ती गणतरी थी उसके अंदर किस तरह से अलग अलग जो रोजगारी की जो क्षमता है जिसके अंदर कुछ ऐसे परसेंट जो है वो बेरोजगारी के दिखाएं, उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा था कि इफोर्ट्स इन रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, किस तरह से ये जो बेरोजगारी है उसे हमें घटाना चाहिए, उसके उपाय भी हमने देखे थे। क्लियर। तो आई होप कि आप सभी ने घर पे इसे रिवाइंड किया होगा, जिसके कारण आपको ये समझ में आ गया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 143 पे, जो है वर्ल्ड लेबर मार्केट यानी कि विश्व श्रम बाजार। ओके, ये जो विश्व श्रम बाजार है वो क्या है उसके बारे में हम देखें तो व्हेन चेंजिंग ऑफ लेबर्स इन देयर अमंग नोटिस ऑफ द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड वर्ल्ड लेबर मार्केट। व्हेन लेबरियर्स मिग्रेट फॉर वन कंट्री टू अनदर फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन, इट इज कॉल्ड टू मूवमेंट ऑफ लेबर एट इंटरनेशनल लेवल। अब यहाँ पे ये क्या दर्शाया गया है कि विश्व के अंदर हर एक देश में अपने श्रमिकों को आदान प्रदान करने के लिए को हम विश्व बाजार के नाम से जानते हैं। बोर्ड के एग्जाम में आपको 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि ये जो विश्व श्रम बाजार है वो क्या है, तो आप उसे किस तरह से दर्शाएंगे वो हम यहाँ पे देखें तो विश्व के देशों के अंदर अपने जो श्रमिक हैं उसकी आदान प्रदान होती है, उसे हम विश्व श्रम बाजार के नाम से जानते हैं। नाउ क्लियर। आगे उसे हम कंटिन्यू करते हुए देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के द्वारा हम यहाँ पे देखें तो श्रमिकों को एक दूसरे के साथ यानी कि एक देश से दूसरे देश के साथ जो स्थानांतर की रोजगारी के जो अर्थ होते हैं उसका जो मीनिंग होता है, व्यापारी का जो खर्च होता है, उसकी जो तालीम है, उच्च अभ्यास और अलग अलग श्रम की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता है, उसे हम ये विश्व श्रम बाजार यानी कि विश्व वर्ल्ड लेबर मार्केट के में देखते हैं। उसके बाद हम देखें तो जो शैक्षणिक ज्ञान है, उच्च टेक्निकल ज्ञान है, कौशल की प्राप्ति है, हर एक मीनिंग है, जिसके कारण क्या होता है कि विदेशों के अंदर ये जो हम जो चीज़ें हैं वो बेचते हैं उसकी जो आवक होती है तो वो कहाँ तक की होती है, तो हर एक विश्व में जो आदान प्रदान होता है उसके बारे में
सबसे ज़्यादा उसे सुविधाएं मिले, सबसे अच्छी जो नौकरी है वो उसका बुद्धिमापन से बहिर्गमन यानी कि ब्रेन ड्रेन, ये क्या है, तो ये जो ब्रेन ड्रेन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्थानांतर कहा जाता है। अब हम आगे देखें तो सामाजिक और हर एक जगह से उस कार्य का जो देखें तो स्तर है वो सबसे आगे बढ़ता हो, उसे देशावर गमन के नाम से हम जानते हैं। आज भी हम यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल में हम देखें तो हमारे देश में से यानी कि भारत में से बहुत से लोग कमाने के लिए विदेश में जाते हैं, तो उसे हम इसके अंदर ही ले सकते हैं कि वर्ल्ड लेबर मार्केट यानी कि विश्व श्रम बाजार। तो अपना जो श्रम करने का जो कार्य है उसी कार्य के द्वारा वो विदेशों के अंदर जाके अलग अलग विदेश में जाके वो क्या करते हैं, तो वो पैसा कमाते हैं। क्लियर। आगे हम देखें तो ऐसे सामाजिक मोह धराते हुए जो देशावर हैं उसे ध्यानाकर्षक से रूप से हम देखें तो हर एक जगह पे ऐसे कुशल और सुसज्ज कारीगर अन्य देशों से स्थानांतर करके यहाँ पे बुलाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि देश में बुद्धि प्रतिभा धराती हुई व्यक्तियाँ, टेक्निकल ज्ञान संपन्न व्यक्तियाँ, वैज्ञानिक जिनका मन है वो एक ही दिशा में यानी कि वैज्ञानिकता की और जो तेजस्वी प्रतिभाओं की ओर बढ़ता हो, उसे हम वैश्विकीकरण और उदारीकरण की अर्थव्यवस्था की एक नई स्थिति के साथ हम उसका सर्जन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे हम देखें तो अत्याधुनिक जो कुशल और माहिती तकनीक जिसे हम आईटी के नाम से जानते हैं वो संदेशा व्यवहार है, टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर क्षेत्र है, डॉक्टरी अभ्यास के साथ साथ हर एक ज्ञान और कुशलता को वह प्राप्त करने के लिए अपनी जो मांगे हैं वो बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हर एक जगह पे हर एक देश में विशिष्ट और शैक्षणिक लायकात के साथ साथ उनकी जो कुशलताएं हैं, उनको तालीम लेने की जो कुशल श्रमिक हैं, तज्ञ जो होते हैं, उनकी जो एंट्री है वो की जाती है। उसके लिए उन्हें क्या किया जाता है, तो आकर्षक ऐसी बातें करके उन्हें ललचाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, युक्ति और प्रयुक्ति के साथ उसे अपनाया जाता है। ठीक है। औद्योगिक एकम की हरीफाई में हम देखें तो आप नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 150 पे, जहाँ पे दर्शाया है कि औद्योगिक क्रांति को यानी कि औद्योगिक एकमों की हरीफाई में हम देखें तो उनके लिए रहने के लिए अपने ज़रूरी ऐसे आवश्यक और लायकात दिलाने वाले ज्ञान और कौशल्य की प्राप्ति को क्या करना चाहिए, तो कर्मचारियों को द्वारा उच्च तालीम देके यानी कि दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मैगिनेशन। ओके, क्लियर। किसी तरह से यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल में यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतर का यह एक भाग माना जाता है। जिस तरह से हम देखें तो like a country relieves forgive exchange as a part of income due to migration of people in few countries for job। क्या होता है, हर एक प्रकार से विदेशों के अंदर नौकरी और धंधे के लिए यहाँ पे हर एक जगह से विदेशियों से उन्हें मंगाया जाता है और उनकी जो आवक की प्राप्ति है और उन्हें विदेश के लिए धन और देश और विदेशी कमाने के लिए क्या किया जाता है, तो देश और विदेश के वलन के कारण उन्हें हुंडियामण। अब ये हुंडियामण क्या है, तो दिखे तो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फॉरेन मनी इनटू आवर कंट्री इन दिस वे प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू सॉल्व टू कंटेन एक्सचेंज। तो ऐसी जो समस्या है वो उनको इसी तरह से हम आसान बना सकते हैं। किस तरह से, ये जो विश्व श्रम बाजार है यानी कि वर्ल्ड लेबर मार्केट है, उसके द्वारा हमारे देश की जो एम्प्लॉयमेंट की यानी कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो इसी तरह से हम इसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यह चैप्टर आज क्लोज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे हर एक जो पार्ट है वो हमने किया है। मैं आपको रिवीजन कराऊं तो इसके अंदर हमने देखा था कि पॉवर्टी क्या है यानी कि जो गरीबी है वो क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि समाज के अंदर सबसे बड़ा जो वर्ग है वो अपनी जीवन की मूलभूत और पाए की ज़रूरियात को, जैसे कि हम देखें तो अन्न है, वस्त्र है, तो फूड है, क्लोथ्स है, सेहत है, एजुकेशन है,
हेल्थ सर्विस है, ये सारी चीज़ों को अगर वो पूरा नहीं कर सकते हैं उसके हम गरीबी के नाम से यानी कि पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। अब हमने देखा था कि ये पॉवर्टी के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। तो BPL क्या है, तो बिलो यानी कि पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं उनके जो कुछ लक्षण थे वो भी हमने देखा था। किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है पॉवर्टी का उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी यानी कि एब्सोल्यूशन पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। फिर हमने देखा था पॉवर्टी इन इंडिया यानी कि भारत के अंदर जो गरीबी रेखा है वो किस तरह से बनी हुई है सबसे ज़्यादा, उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि किस तरह से ये जो पॉवर्टी ऑफ इंडिया जिसके अंदर रूरल पुअर यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब हैं वो क्या क्या करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुटीर उद्योग के कारीगर होते हैं, खेत मजदूर होते हैं, सीमांत खेडूत होते हैं, भिक्षुक होते हैं, ऐसे अलग अलग जो पुअर है यानी कि रूरल पुअर हैं। इसके बाद हमने देखा था शहरी गरीब, जो वो कौन होते हैं, तो अर्बन पुअर। क्लियर। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो रीजन्स ऑफ पॉवर्टी यानी कि इनके रीज़न क्या है, पॉवर्टी किस तरह से होती है उसके बारे में भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि ये जो गरीबी निवारण की व्यूह रचनाएँ क्या होती हैं यानी कि स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी इरिगेशन क्या है उसके बारे में हमने देखा था, कुछ उसके पॉइंट्स भी हमने देखे थे। फिर हमने देखा था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम यानी कि PAP, जिसमें अलग अलग ऐसी जो सुविधाएं हैं वो समाज के अंदर जो सरकार ने यानी कि गवर्नमेंट ने रखी, जिसमें हमने देखा था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इनाम स्कीम। इसके बाद हमने देखा था कि ग्रामोदय तो भारत उदय स्कीम। इसके बाद देखा था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति योजना, सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एडवाइस। उसके बाद हमने देखा था इंक्रोचमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम, माँ अन्नपूर्णा योजना, संसद आदर्श ग्राम्य योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऐसे अलग अलग जो पार्ट्स है उसके बारे में देखा था। फिर एम्प्लॉयमेंट क्या है उसके बारे में हमने देखा। इसी तरह से अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हमने देखा। अब आपको क्या करना है, ये चैप्टर आज क्लोज हो चुका है, तो आपको घर पे इसकी जो एक्सरसाइज है उसको आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो नोटबुक के अंदर एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डिटेल के अंदर आपको आंसर लिखने हैं, हर एक आंसर का आपको डिटेल में यानी कि सविस्तार उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट्स वाइज, यानी कि पॉइंट वाइज आपको हर एक क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन पॉवर्टी इन इंडिया, भारत के अंदर जो गरीबी है वो किस तरह से, उसको हमें एक्सप्लेन करके लिखना है। तो किस तरह से हम उसे लिखेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट हम ऐसे जो टॉपिक्स हैं उसे लिखेंगे। फिर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफी, आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है, ब्रीफी में आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको हर एक विकल्प में से कोई सही विकल्प है वो चुन के लिखना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया किस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। और आपको अभी इतना भी ध्यान रखना होगा कि शायद बोर्ड के एग्ज़ाम में अभी हमको ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है यानी कि OMR वाली क्वेश्चन शायद आ सकते हैं, तो आपको उस पर सबसे ज़्यादा जोर देना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।